हेलो स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड वाला पार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वन इन विच द रिटर्न्स आर फिक्स्ड एंड वन इन विच रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड। तो ऑन विच रिटर्न्स आर फिक्स्ड वाला हम लोग ने कर दिया, जो प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं जिसमें रिटर्न्स फिक्स्ड होता है। ओके, इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, जैसे उसके नाम में ही लिखा होता है। मैंने आपको बोला 5%, 8%, 10% प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। व्हाट इज दैट 5%, 8%, 10%? दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न। इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, इतना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, वो फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बट एक दूसरे टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें रिटर्न्स फिक्स नहीं होता है, और उसमें एक ही एग्जांपल दिमाग में आता है, वो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स मतलब द रेट ऑफ डिविडेंड एंड द डेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। शेयर्स पे जो रिटर्न आता है उसको डिविडेंड बोलता है, होप सो वो आपको पता है। ओके, तो इसमें कितना रिटर्न्स मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। ऐसे जनरली बोलते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द फाइनल रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को जो सबसे लास्ट में पेमेंट कंपनी जिसको करेगी वो इक्विटी शेयर होल्डर है, तो एकदम रिस्की होते हैं। ओके, तो इक्विटी शेयर्स में आप सोच समझ कर पैसा लगाओ, बट उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, कब मिलेगा, वो कुछ भी मेंशन किया नहीं होता है। हाँ, इन बिटवीन अगर आपको पैसे का जरूरत पड़ता है तो आप मार्केट में जो इक्विटी शेयर का रेट चल रहा है उसको बेचकर आप वो पैसा आपका रिलीज कर सकते हैं। किसी और कोई खरीदार है, जिससे कोई बायर है जो आपके शेयर्स खरीदना चाहता है, तो आप उसको बेच सकते हैं। ऑनलाइन डीमेट अकाउंट आप ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। तो इसमें रिटर्न्स फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो वो एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड जैसे उसमें होता था वैसा वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आता है। बट यहाँ पर एक दूसरा वाला पार्ट आता है, वो है प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड और दूसरा है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब ये क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब हमारे खरीदने के पहले के पीरियड का डिविडेंड मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और हमारे खरीदने के बाद के पीरियड का जो डिविडेंड मिलता है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब ये क्या है, हमारे खरीदने के पहले का। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर कैसे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि 2-3 साल 5 साल कंपनी ने कुछ डिविडेंड ही नहीं दिया, और कभी कभी ऐसा होता है साल में 2 बार भी डिविडेंड दे दिया। लास्ट ईयर 5% दिया तो जरूरी नहीं ये बार भी 5 देगी, 10 भी दे सकती है, 2 भी दे सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, इन द बोर्ड मीटिंग दे फाइनली come to a conclusion कि how much to keep the profit as a reserves for contingency and how much to declare as a dividend। तो वो सब मैनेजमेंट डिसाइड करता है, तो इसमें कुछ भी डेट रेट कुछ भी फिक्स नहीं। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कितने साल आपको डिविडेंड नहीं मिला और अचानक कंपनी डिविडेंड दे रही। तो अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आपने परचेस किया है। ओके, मैं इधर ही लिखता हूँ तो बेटर रहेगा। आपने परचेस किया है 1 अप्रैल 2000 को, एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर परचेस किया है आपने 1 अप्रैल 2000 को, और अभी करंट ईयर में से फॉर एग्जांपल करंट ईयर चल रहा है 2010-11 एग्जांपल के तौर पे। दिस इज अवर करंट ईयर। तो 10-11 में कंपनी बोल रही है कि हम लोग है ना 98-99 वाले साल का डिविडेंड देंगे। अभी कौन से वाले साल का डिविडेंड देंगे? 2010-11 करंट ईयर में कंपनी बोल रही है हम 98-99 वाले साल का डिविडेंड अभी देंगे। कुछ चल रहा था प्रॉब्लम, जब से डिविडेंड नहीं दिया तो अभी कंपनी ने सोचा कि वो डिविडेंड दे। तो ये 98-99 वाले साल का डिविडेंड कंपनी दे रही है, बट आपने तो वो शेयर 1 अप्रैल 2000 मतलब 2001 में खरीदा है। तो आपके खरीदने के पहले के पीरियड का आपको डिविडेंड मिल रहा है, जबकि आप उसके ओनर नहीं थे, आप उसके हकदार नहीं थे, आपको वो मिलना नहीं चाहिए। वो तो जब भी जिसके पास होगा 1999 में उसको मिलना चाहिए ना। बट अभी क्या करें, अभी आज आपके पास है वो, तो आपको मिलेगा ना। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ कि अभी वो रीडेवलपमेंट वाला केसेस होता है ना, बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है तोड़ के नया बिल्डिंग बनाते हैं। अभी मान लो ऐसा एग्जांपल कि मैं वो बिल्डिंग में रहता हूँ, वही कैसा चौल टाइप पुराना बिल्डिंग है, मैं 20 ईयर्स से वो बिल्डिंग में रहता हूँ। 20 ईयर्स बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता हो गई, एकदम सब इसके स्टेप्स वेप सब टूट गए, ये वो। तो मैंने आपको वो बेचा और मैंने आपसे पैसा लेकर मैं चला गया दूसरी जगह। अभी मैंने जैसे आपको बेचा, एक बड़ा सा बिल्डर आया 6 महीने बाद और आपको बोला कि ये बिल्डिंग पूरी फॉल डाउन करके हम टावर बना रहे हैं, तो उसमें टावर में आपको फ्लैट मिलेगा। तो अभी लॉजिकली फ्लैट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, क्योंकि आपके नाम पे। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ओके,
या प्रैक्टिकली आपको मिलेगा। लॉजिकली देखा जाए तो 20 साल से ज़्यादा पीरियड तो मैं रहा है यार, तो मेरा बनता है वो पर्टिकुलर। अभी तो आप तो अभी आए 6 महीना हुआ, बट 6 महीने के बाद बिल्डर आके बोल रहा है अभी टावर बन रहा है, 3 साल बाद आपको घर दूंगा मैं, तो आप थोड़ी मेरे को फ़ोन करके बोलेंगे अरे यार ये तो आपका बनता है यार, तो आप लेके जाओ यार कुछ पैसा मेरे से, कोई नहीं देगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी, तो वो जो शेयर्स था, ओके, वो शेयर आपने खरीदा 2000-2001 वाले साल में, और कंपनी 10-11 में बोल रही है और 98-99 वाले साल का डिविडेंड अभी कंपनी देंगी, तो आप थोड़ी वो पुराने वाले को फ़ोन करेंगे, उसका बैड लक, वो इतना साल होल्ड किया उसको नहीं मिला, और आपका गुड लक, आपने परचेज किया और अभी आपको डिविडेंड मिल गया, तो आपके लिए तो फायदा हो गया, चांदी हो गई आपकी। तो दैट अल्टीमेटली रिड्यूसेस योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना, आपकी तो खरीदारी कम हो गई कि ये चीज़ जो मुझे फ्री में मिल रही है जिसका मैं हकदार भी नहीं हूँ, सो दैट अल्टीमेटली रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हमारे खरीदने के पहले के पीरियड का डिविडेंड हमको मिलेगा, तो दैट अल्टीमेटली विल रिड्यूस अवर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं दिस इज कैपिटल रिसीप्ट। और इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कॉस्ट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। किधर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट, क्योंकि जब भी आप खरीदते हो तो डेबिट साइड में कॉस्ट में लिखते हो, एंड दिस इज रिड्यूसिंग योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंट्स में माइनस करना इज एज गुड एज राइटिंग ऑन दी अपोजिट साइड। तो इसको इन्वेस्टमेंट के किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो आपने 1 लाख का खरीदा और आपको उस पर 10,000 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, तो वो तो आपको मिलना नहीं चाहिए, फिर भी आपको मिल रहा है, तो दैट रिड्यूसेस योर कॉस्ट ना, आपको तो 90 में पड़ा वो, तो अपन अकाउंट्स में कैसे माइनस करते तो अपोजिट साइड में लिखते। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज रिकॉर्डेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड इन द कॉस्ट कॉलम, बराबर है। वैसे पोस्ट एक्विजिशन किया है, पोस्ट एक्विजिशन से फॉर एग्जांपल मान लो आपने परचेस किया था 97-98 में वो इन्वेस्टमेंट, और ये एग्जांपल लेते 10-11 में कंपनी बोला हमने 98-99 का डिविडेंड दे रहे, तो आपने तो खरीदा 97-98 में, मतलब आपके खरीदने के बाद के पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है, तो भाई आपका तो हक ही बनता है यार, आपको मिलना ही चाहिए डिविडेंड। ओके, आप ही होल्डर थे वो पीरियड में, तो यू शुड गेट दैट डिविडेंड। दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोस्ट एक्विजिशन। हमारे खरीदने के बाद के पीरियड का डिविडेंड मिलता है, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सो ये किधर रिकॉर्ड होता है, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। ये अपनी रेगुलर रूटीन इनकम है, तो ये भी रिकॉर्ड होगा इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, बट ये डिविडेंड कॉलम में रिकॉर्ड होता है। किधर रिकॉर्ड होता है, डिविडेंड कॉलम में रिकॉर्ड होता है, वो कॉस्ट कॉलम में होता है, ये अपना नॉर्मल डिविडेंड इनकम है, इसलिए डिविडेंड कॉलम में रिकॉर्ड होता है। तो खरीदने के पहले के पीरियड का मिल रहा है उसे बोलते हैं प्री, खरीदने के बाद के पीरियड का डिविडेंड मिलता है उसे बोलते हैं पोस्ट। Pre-acquisition dividend is a capital received in accounting language recorded on the investment account credit side in the cost column, whereas post-acquisition dividend is a revenue received in the accounting language. Okay, it is recorded where in the investment account credit side in the dividend column, that is our normal dividend income, अपना हक बनता है, अपने को मिलना ही चाहिए, तो that is recorded where in the investment account credit side in the dividend column। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन में डेट दिया होगा, तो आपको बराबर देखना है कि भाई कभी खरीदा था, कौन से पीरियड का डिविडेंड है, कब मिल रहा है वो डिविडेंड, तो कौन से कॉलम में आएगा, क्योंकि यहाँ ही मिस्टेक होती है। तो ये वाले पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड नहीं आएगा, बिकॉज रेट इज नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। थ्योरी में आपको भेजा हूँ, आप एक बार उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, ताकि जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट इधर आता है, ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका डिविडेंड का। अब दूसरा जो इधर कॉन्सेप्ट आता है वो है बोनस शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर्स? सी, बोनस शेयर्स मींस द शेयर्स गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में नहीं देती है। वो बोलते हैं अरे कुछ कंटिजेंसी आएगा तो रिजर्व में पैसा रखो, रिजर्व में पैसा रखो, रिजर्व में पैसा रखो। ऐसा काफ़ी साल कंपनी ने किया, बट ऐसा कभी कोई खर्चा आया ही नहीं। तो कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व्स एक्यूमुलेट हो गए, तो कंपनी ने बोला यार ये पूरे रिजर्व्स देखने जाओ तो इस पर हक किसका बनता है, ये शेयर होल्डर ना, बेचारे लोग को अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने अपना डिविडेंड, और हमारे लिए पैसा रखा, ऐसा कुछ आया नहीं। फिर कंपनी के पास बहुत रिजर्व है, तो कंपनी बोलती है इसमें से कुछ हिस्सा इनको दे दो ना यार। जैसे क्या है, आपको बिल्डिंग में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, आप मेंटेनेंस भरते हो। बिल्डिंग में मेंटेनेंस क्यों भरते हो, बिल्डिंग मेंटेन करने के लिए। कभी कोई खर्चा आ गया, कोई प्लास्टरिंग आ गई, कुछ पेंटिंग आ गया, क्योंकि हर बिल्डिंग को एक 10-15 साल के बाद थोड़ा रेनोवेट करना पड़ता है।
बिल्डिंग एकदम वेल मेंटेन्ड है, पूरा रेनोवेट करने के बाद भी पैसा बहुत पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा है सोसाइटी के पास। तो सोसाइटी क्या करती है कि भाई अभी ये पैसा किसका है, ये मेंबर्स लोग का है, इन्हों मेंटेनेंस भरते हैं, बहुत है सोसाइटी के पास पैसा, करोड़ों रुपए में एफडी पड़ी हुई है बिल्डिंग की, सोसाइटी की। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्टन अमाउंट इनको देते ना, तो अभी लोग को देते मतलब कैसे देंगे, वो लोग बिल्डिंग में कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, क्रिसमस पार्टी है, तो लोग बिल्डिंग में बोलते हैं कि नीचे आ जाओ, पार्टी है, सब मेंबर्स के लिए फ्री है, खाना पीना सब कुछ, गेम्स है वगैरह, शोज है, ओके, डांडिया नाइट है, ऐसे समथिंग कोई सोसाइटी में कर देना, कभी कभी फ्री रहता है सोसाइटी वालों को, क्योंकि सोसाइटी के फंड्स में पैसा इनका ही पैसा है ना, तो यार इंजॉय करो, यूटिलाइज करो। तो ऐसा पिकनिक अरेंज कर दिया, ऐसा कुछ भी सोसाइटी वाले करेंगे, अच्छी सोसाइटीज़ में होता है ऐसे स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, वो आपका ही पैसा है, तो वो आप यूज़ करो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कंपनी बोलती है आपका ही पैसा है, आप यूज़ करो, तो कंपनी क्या देती है, बोनस शेयर देती है। बोनस मतलब क्या, गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, रुपया देना है तो फिर बोनस खाएगा, बोनस मतलब फ्री। तो आपको कंपनी वो बोनस एक रेशियो डिक्लेयर करेगी। अभी रेशियो कुछ भी हो सकता है, रेशियो हो सकता है बोनस का 3:1, ओके, 2:1, 1:1, मतलब आपके पास 3 शेयर आपको 1 बोनस मिलेगा, 2 शेयर 1 बोनस मिलेगा, 1 शेयर 1 बोनस मिलेगा, ऐसा भी होता है कोई कोई कंपनी में, ओके। तो आपको आपका 100 शेयर है तो आपको 100 फ्री में मिल गए, और फ्री, ओके। तो इसका बोनस का बुक वैल्यू, या मैं बोल सकता हूँ इसका बुक वैल्यू इज मतलब जो भी इसका कॉस्ट रहता है, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर इज ऑलवेज 0, मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं देना है उसको, एक खुटी बोलते हैं ना, 1 खोटी पाई भी नहीं आपको पे नहीं करनी है, क्योंकि आपको फ्री में मिलता है, उसको बोलते हैं बोनस। तो बोनस कैसे रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स, आप डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, खाली नॉमिनल वैल्यू कॉलम में, खाली फेस वैल्यू कॉलम में कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर इज 0, तो उधर नील, उधर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फ्री है ना, पैसा ही नहीं दिया। बट रिकॉर्ड करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट, की यूनिट्स तो बढ़ रही है ना आपकी, आपको फ्री मिला। आई होप सो दैट इज क्लियर। एक लास्ट और एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जो इधर आता है, जो अपने सम में आएगा, वो है राइट शेयर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राइट शेयर्स? राइट शेयर्स मींस फर्स्ट राइट्स आर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, लॉयल शेयर होल्डर्स। आपने सुना होगा फ्रेश इश्यू, वैसे ही होता है राइट इश्यू। फ्रेश इश्यू इज फॉर एवरीवन, ऑल द पीपल, okay, they can apply for the shares of the company and accordingly company will allot shares to them. A right issue means the first rights are given to the existing shareholder. जैसे कंपनी को मान लो पैसों की जरूरत है फॉर एक्सपेंशन और फॉर सम पर्पस, फॉर सम एक्सपेंडिचर, तो कंपनी विल इशू शेयर्स एंड थ्रू इशूइंग शेयर दे विल रेज फंड्स। जैसे आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा तो आप सबसे पहले पैसा किससे मांगते हैं? अपने पेरेंट्स से मांगेंगे, फैमिली मेम्बर से मांगेंगे। अगर वो लोग नहीं देते या नहीं दे सकते हैं तो ही आप बाहर वालों से मांगोगे, या आप सीधा बाहर वालों से मांगोगे तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे क्या इज्जत निकलता है यार, तेरे को पैसा चाहिए तो मेरे से लेने का था ना, बाहर क्यों बोल रहे हैं। तो फिर अपने कैसा वैसे ही है कि कंपनी को पैसे का जरूरत है, कंपनी बाहर इशू निकालेगी तो जो एग्जिस्टिंग लॉयल शेयर होल्डर्स है वो भड़क जाएंगे, अरे बोले हमको शेयर मांगते थे ना, तुमको चाहिए तो बोलने का था ना, हम खरीदते थे ना शेयर, हम पैसा देते थे ना, बाहर वाले को क्यों दे रहे हो, हम तुम्हारे पुराने वफादार लोग हैं। कंपनी बोले कि ठीक है भाई, पहले वफादार लोग को पूछ लेते, लॉयल लोग को पूछते, उनको कितने चाहिए। तो इसमें देयर इज नो कंपल्शन फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तुमको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो ओके फाइन, विल गो टू द आउटसाइडर एंड विल सेल द शेयर्स। तो अगर आपको चाहिए, इसमें भी कैसा होता है, कंपनी का एक रेशियो निकाली गया है 3:1, 2:1 और समथिंग लाइक दैट, कि आपके पास 3 शेयर है तो आपको 1 राइट शेयर मिलेगा, 2 शेयर है तो 1 राइट शेयर, क्योंकि सबको बराबर का मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं कोई एक बंदा ही आके सब ले ले तो दूसरे लोग बोलेंगे भाई ये कैसा है, वो बड़ा आदमी है तुमने उसको दे दिया। सबको कंपनी अकॉर्डिंगली एक रेशियो डिसाइड करेगी। अभी इसमें जितना आपको चाहिए आप लो, नहीं चाहिए ना बोल दो, नहीं चाहिए आप किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा करना है आप कर सकते हैं। तो आप राइट परचेज करोगे ना, तो जैसे आप नॉर्मल परचेज रिकॉर्ड करते हैं ना, वैसे ही आपको रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड, ओके। और अगर कभी कभी राइट सोल्ड भी होता है, अभी इसमें कैसे है, लॉजिक क्या है मालूम स्टूडेंट्स? लॉजिक ये है, आप अपने घर वाले से पैसा लोगे तो घर वाला सबसे पहली बात तो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेता है, या लेगा तो थोड़ा कम लेगा। कोई चाचा वाचा रहेंगे, कोई रहेंगे तो बोलेंगे ठीक है मेरा मार्केट में इतना घूमता है, तेरे को अपना वाला है, तेरे को कम देता। वैसे ही तो कंपनी जब ये राइट शेयर्स निकालेगी ना, तो से फॉर एग्जाम्पल कंपनी का शेयर का मार्केट वैल्यू चल रहा है एक शेयर का 100 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर, तो कंपनी आपको 100 रुपये में शेयर देगी तो आप क्या बोलेंगे, अरे भाई मार्केट में 100 रुपये चल रहा है तो मार्केट से ही खरीद लेगा ना 100 रुपये का, हम तो पुराने लोग हैं ना, अपने लोग हैं यार, अपने को तो कुछ कम करो। कंपनी बोलेगी ठीक है तुम्हारे लिए मैं 80 रुपया करता हूँ, तुम 80 में खरीद सकते हो, जितना तुम्हारा बनता है उतना शेयर। बाहर 100 रुपये का मिल रहा है, तुमको 80 में मिल रहा है, तुम्हारा तो फायदा हो रहा है 20 रुपया पर शेयर, तो तुम लो जितना क्वांटिटी उतना 20 रुपये का फायदा उठाओ।
तो तुम वो शेयर वो दाम पर लोगे कंपनी से। अभी से फॉर एग्जांपल मेरे हिस्से में आए 1000 शेयर, मेरा जितने भी शेयर थे रेशियो के हिसाब से बैठे 1000 शेयर। अब मेरे को 1000 शेयर नहीं चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे को नहीं खरीदने का, मैं 500 शेयर खरीद रहा हूँ। तो मैंने 500 शेयर खरीद लिया वो 80 के दाम से, ओके। अब मेरे 500 शेयर अगर मैं ना बोलूँगा तो कंपनी किसी और को दे देगी। अभी आप मेरे फ्रेंड हो, आपने मेरे को फ़ोन किया, अरे सर एक काम करो ना, मैंने सुना आपको 1000 शेयर मिल रहे, तो आपने लिया क्या? मैंने मैं 500 ही लिया यार, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे को अभी नहीं चाहिए। आप क्या बोलोगे? एक काम करो ना सर, मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दो ना, मैंने सुना कंपनी आपको 80 रुपये में दे रही, बाहर तो मार्केट में 100 रुपया चल रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा क्या फ़ायदा होएगा भाई उसमें? तेरे को दे दूंगा मैं। आप ऐसे भी तो कैंसिल कर रहे हो ना, तो मेरे को दो ना, पर मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना भाई। मेरा तो फ़ायदा हो रहा है ना, 100 का देखो 80 में मिल रहा है। आप क्या बोलोगे? सर एक काम करो ना, ऐसा करते तुम्हारा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, मैं आपको 90 रुपया देता हूँ, मेरे को तो फ़ायदा हो गया बैठे बैठे। मेरे को खाली एक साइन करनी है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र करना है, मेरे को 10 रुपया पर शेयर मिलेगा, जितने भी 500 शेयर के हिसाब से, और आपको भी तो फ़ायदा हो रहा है ना भाई। 100 रुपये का शेयर आपको 90 में मिल रहा है, तो आपका भी तो 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, दोनों का तो 10 रुपये का फ़ायदा, तुम्हारा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, वैसा ही था, दोनों हैप्पी। तो मैं कर दूंगा आपके नाम पे ट्रांसफ़र। तो मैं जब भी आपको राइट सोल्ड करूंगा ना, तो मेरी बुक में एंट्री क्या आती है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे लिए प्रॉफिट हुई ना 10 रुपये की, तो मेरे पीएनएल अकाउंट में जाएगा, मेरे को पैसा मिल रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स इन गेन। तो अभी एक इफेक्ट कैश बैंक में आएगा, दूसरा पीएनएल में आएगा, और अपने अकाउंट बना रहे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किधर इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो राइट सोल्ड जब भी दिया होगा ना, तो अपने को सम में बोलने का इग्नोर, अपने बुक में एंट्री नहीं आएंगी, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इट विल कम, बट वेयर इट विल कम? इन कैश बैंक एंड पीएनएल अकाउंट, एंड वी आर नॉट प्रिपेयरिंग दैट अकाउंट्स। तो कैश बैंक पीएनएल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, एंट्री किधर आएगी? कैश बैंक और पीएनएल में, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएंगी। तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर में उसको इग्नोर करने का। तो राइट परचेस किया तो जैसे नॉर्मल परचेस करते हैं वैसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने का, बट जब ये राइट सोल्ड करेंगे तो अपने सम में इग्नोर करने का, क्योंकि अपने अकाउंट में वो किधर भी इफेक्ट नहीं करता है। समझ में आया आपको? तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक ये प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, बोनस शेयर्स और राइट शेयर, जिसके बेसिस पे अपने सम दिए होंगे। अभी जैसे कि आपने कहा कि आपको ज़्यादातर इस बार सब MCQ पैटर्न क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो MCQ पैटर्न के हिसाब से आई हैव सिलेक्टेड वन क्वेश्चन विच कवर्स अप ऑल दी एडजस्टमेंट देयर, मतलब ये वाला पार्ट का सब एडजस्टमेंट इधर कवर अप हो जाता है। तो एक ऐसा सम करते ताकि वो ऑब्जेक्टिव भी आपका हैंडल हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन है अपनी शीट में, तो वो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रीड करता हूँ। Okay, वो क्वेश्चन let us understand and let us solve that question. That is question number 4. Come to question number 4, okay, of our sheet. Okay, बस वो एक कर लो तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा और आपका MCQ भी कवर अप हो जाएगा। तो आपको MCQ में कभी कुछ बोनस शेयर, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन का कोई ऑब्जेक्टिव बना के पूछते हैं, या कुछ कॉन्सेप्ट पूछते हैं, कुछ कैलकुलेशन पूछते हैं, ओके, तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर दे, अपना ये सेकंड वाला पार्ट पूरा कवर अप हो जाएगा। Because this question covers up all the adjustment. एक आध पार्ट जो नहीं है वो मैं ऐड ऑन करा देता हूँ, तो एक ही सम में सब कुछ आ जाएगा, तो आपको और कोई सम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज फॉर श्योर 100% गारंटी। क्लियर है? तो अपने शीट का क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। एक मिस्टर सिंह करके एक क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ, आपको समझाता हूँ, एंड देन लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अंडरलाइन द डेट्स एंड अमाउंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन 1 April 87, Singh had 20,000 okay equity shares in X Limited of the face value of ₹10, nominal value 10। अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, तो इक्विटी शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू हमेशा 10 रुपये होता है। डिबेंचर बॉन्ड्स का मैंने बोला कुछ नहीं बोला, 100 रुपये होता है, इसका 10 रुपये होता है। ओके, हैड मतलब ओपनिंग बैलेंस। बुक वैल्यू वॉज 16। ऑन 1 June 87, सिंह परचेज 5,000 मोर इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, और नए शेयर खरीदा 4 रुपया प्रीमियम, प्रीमियम मतलब 4 रुपया ऊपर, मतलब 10 का शेयर 14 रुपये पे खरीदा। ऑन 30 June, डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस एंड राइट इशू। देखो ये केस कवर अप हो रहा है। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ अंडरलाइन 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर 5 शेयर के सामने आपको एक बोनस मिलेगा, एंड दीज शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन 2 August। द टर्म्स ऑफ द राइट इशू, राइट शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 10 August। राइट शेयर्स दे रहे 10 August को, बोनस दे रहे 2 August को। Right issue would entitle to the holders to subscribe an additional equity shares in the company at the rate of 1 share for every 3 held for 15 per share। 3 एग्जिस्टिंग शेयर के सामने आपको एक राइट शेयर्स मिल सकता है 15 रुपए के दाम से।
द होल सम बीइंग पेएबल ओके बाय 30th September 87, तो पूरे शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे 30 सितंबर को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मे टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एंटाइटलमेंट आइदर होली और पार्ट ट्रांसफर द राइट्स टू द आउटसाइडर। आपको चाहिए तो आप पूरा ले लो, कैंसिल कर दो, या पूरा का पूरा दूसरे के नाम पे बाहर वाले के ट्रांसफर कर दो, थर्ड पार्टी के लिए, सब चलेगा। Singh exercised the option under the issue of 50% of his entitlement and balance rights were sold to Anand for a consideration for a consideration of rupees 15 पर शेयर। बराबर दिख रहा नहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो इसने क्या किया, सिंह ने क्या किया, उसने अपने हिस्से का जितना बनता है 50% ले लिया और 50% दूसरे के नाम पे कर दिया, जो मैंने एग्जांपल में आपको बताया। तो ये राइट का केस हो गया। लास्ट, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 87 okay, that is last year, was declared at the rate of 15% by the company and received by Singh on 20th October। तो कंपनी ने लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी दे रही है, तो आपको देखना है लास्ट ईयर कौन से शेयर आपके पास थे, तो उस पर आपको डिविडेंड बनता है आपका, और जो आपके पास अब है जो लास्ट ईयर नहीं थे फिर भी मिल रहे, तो वो प्री एक्विजिशन हो जाएगा, तो वो आपको सब कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ऑन 1st November सिंह सोल्ड इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो सेल कर रहा है इक्विटी शेयर प्रीमियम पे 3 रुपया, मतलब 13 रुपये पर सोल्ड कर रहा है, और सेल का वैसे ही एंट्री है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स एज ऑन, यहाँ पर डेट गलत दी हुई है, दैट इज 31st March 88 ओके, एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। एक आगे और एक एडजस्टमेंट लिख लो, उधर नहीं है तो ये भी कवर अप हो जाए। जैसे मैंने बोला एक सम में सब ले लेता हूँ। मार्केट वैल्यू एज ऑन दैट डेट was 13 per share। I repeat, market value as on that date was rupees 13 per share। तो ये मार्केट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पर सब आ गया, परचेज आ गया, सेल आ गया, बोनस आ गया, राइट शेयर्स आ गया, डिविडेंड आ गया, और लास्ट में मार्केट वैल्यू पे लिया, तो एक ही सम में सब कवर अप हो जाएगा। तो फटाफट स्टूडेंट्स रूलिंग कर दो। ओके, रूलिंग वैसे ही रहेगी, खाली इंटरेस्ट कॉलम की जगह पे डिविडेंड कॉलम करके लिखोगे। तो ऊपर हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ, डबल पेज ले लो और 2 पेज पे जाने दो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 88, in the books of Mr. Singh for the year ending 31st March 88। नेक्स्ट लाइन पर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ब्रैकेट में नॉमिनल वैल्यू 10, यहाँ पर कोई डिविडेंड का डेट तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, नॉमिनल वैल्यू 10, और नेक्स्ट लाइन पे सेंटर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो फटाफट जाओ, सेम रूलिंग 12 to 15 लाइंस का, इंटरेस्ट की जगह खाली डिविडेंड कॉलम आएगा, बाकी सेम वैसे ही वो 6 कॉलम्स डेबिट में, 6 कॉलम्स क्रेडिट में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पेज पे बना दो, 12 to 15 लाइंस का अकाउंट बना दो, और नीचे उसकी वर्किंग नोट आ जाएगी। सो फटाफट जाओ, उतना रूलिंग करो, एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट अभी कैसे सम में अप्लाई होते हैं मैं आपको बताता हूँ, बस इसको फॉलो करो, सेकंड वाला पार्ट पूरा क्लियर, एक ही सम में सब एडजस्टमेंट कवर्ड अप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट जाओ, फटाफट रूलिंग करके रिटर्न आओ।